तो जहाँ तक कठिनाइयों का बात है, देखो कठिन समय होता है। मैं छोटा था, फादर एक्सपायर हो गए थे, लेकिन भाइयों ने मुझे कभी बाप याद आने दिया नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे आई रियलाइज कि मुझे अपने एरिया में, जिस एरिया में मैं पैदा हुआ हूँ जी, तो मुझे उस क्षेत्र में ही काम करना है। मेरा ये मानना है कि हमारे पास जो करने का कर्म क्षेत्र है वो यही टाइम है जब तक हमारी सांस है। हम इसी जीवन में जीते जी जो भी काम करके जाएंगे, हमें इस जीवन में कर लेंगे हम लोग, और इसी जीवन में कर लेना चाहिए। करती थी माँ की मेहनत की चक्की से ऊपर का पार्ट चलता था, खुशियाँ बहुत हुआ करती, घर विराट चलता था। सिर्फ डॉक्टर नहीं, स्वस्थ समाज और राष्ट्र निर्माण में लगे हैं डॉक्टर गजराज कौशिक। सेवा का कोई मूल्य नहीं होता, और जब सेवा को अपना धर्म बना लिया जाए तो वह व्यक्ति समाज में मिसाल बन जाता है। गोहाना के गजराज अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर गजराज कौशिक का नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, बल्कि एक संवेदनशील इंसान, समाज सेवी और कवि हृदय व्यक्तित्व हैं, जो इलाज के साथ साथ मरीजों के दिल भी जीतते हैं। रिठाल गांव के एक सामान्य परिवार में जन्मे डॉक्टर कौशिक को पढ़ाई के दौरान परिवार का मजबूत संबल मिला। MBBS की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने बड़े शहरों की ओर रुख नहीं किया, बल्कि अपने क्षेत्र गोहाना को ही अपनी कर्मभूमि बनाया। यहाँ उन्होंने न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर किया, बल्कि मानवीय संवेदनाओं से भरी चिकित्सा प्रणाली की मिसाल पेश की। गजराज अस्पताल में इलाज के साथ साथ मरीजों को घर जैसा खाना, जन्मदिन जैसे भावनात्मक क्षणों का जश्न और सच्चा अपनापन दिया जाता है। स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ डॉक्टर गजराज ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बेटियों को सशक्त बनाने के लिए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की, जहां से आज सैकड़ों बेटियां देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रही हैं। उनकी अपनी बेटियां डॉक्टर शुभांगी कौशिक और डॉक्टर शिवांगी कौशिक भी उनके संस्कारों की प्रेरणा लेकर सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS कर चुकी हैं। सामाजिक सरोकार, कविताएं, किताबें और जनहित कार्य, यह सब कुछ है डॉक्टर गजराज कौशिक के व्यक्तित्व में। वे कई राष्ट्रीय और सामाजिक सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं और आज भी लगातार समाज के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। जगत महान न्यूज ने जब उनसे उनके जीवन के संघर्ष और सफलता की कहानी जाननी चाहिए, तो हर शब्द में हमें मिली संवेदना, संकल्प और समर्पण की झलक। देखिए डॉक्टर से समाज सेवक तक के इस प्रेरणादायक सफर को सिर्फ जगत महान न्यूज पर। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज जगत महान न्यूज की टीम एक ऐसी हस्ती के पास पहुंची है जिन्होंने अपने जीवन में किए गए संघर्ष से एक मिसाल कायम की है। ये मिलनसार प्रवृत्ति और सामाजिक दायरे में हमेशा अग्रणी रहे हैं। समाज के साथ हमेशा हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गजराज कौशिक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार, थैंक यू तेजवीर जी। आप मुझे इस विषय के लिए कंसीडर कर रहे हो कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊं। सामाजिक सरोकार से मैं जुड़ा रहता हूं, उन चीज़ों को आप आगे ले जाते हो। मैं आपको और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपके चैनल को वो देखते हैं क्योंकि आपके मुद्दे ही ऐसे होते हैं, तो वो अपने आप में एक उन लोगों का दिलचस्पी का काम भी और महान कार्य भी उन लोगों का। मैं उनसे और भी दुआ करता हूँ कि इस तरीके के विषयों को और इस तरीके के चैनल को भी वो और ध्यान से देखें। डॉक्टर साहब, एक आप बेहतरीन चिकित्सक हैं, एक अच्छे कवि हैं, एक अच्छे लेखक हैं, एक अच्छे राजनीतिक रूप से भी सामने आए हैं और विचारक भी हैं। आपको किस तरीके से समझें कि डॉक्टर गजराज कौशिक जो है हर क्षेत्र में सफल हैं? हो सकता है राजनीति में आगे ना बढ़ पाए हों, लेकिन कविताई में जो है और आपने चिकित्सक के जो कार्य है उसमें आपने झंडे गाड़े हैं। क्या कहेंगे अपने सफ़र के बारे में? देखिए तेजवीर जी, जहाँ तक किसी भी क्षेत्र में सफलता का जो मायना होता है वो आपका अपना सेटिस्फेक्शन, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि वो है। जब तक आप अपने कार्य में, किसी भी कार्य में खुद को संतुष्ट और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाते और आपको ये नहीं लगता कि आप अपने आप में जो कार्य आप निर्वाह कर रहे हैं, जिस कार्य का, अगर उसको आप बहुत अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं तो वो आपकी सफलता नहीं होती जी। अगर व्यक्तिगत मेरी बात करते हैं जी, तो हम लोगों ने बड़ा एक सिंपल से परिवार से, किसानी के परिवार से, फादर किसान थे, तो उस परिवार से हम लोग निकल कर आए और पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी रहती थी। गांव में स्कूल में आप देखते हैं उन दिनों में कैसी पोजीशन होती होगी, अब तो फिर भी थोड़ा सा कुछ अच्छे स्कूल हो गए होंगे। जी, जी। गांव के स्कूल से निकले, 8वीं करी गांव के स्कूल से,
और फिर 10वीं करी शंभुदयाल सोनीपत से। उसके बाद MBBS में एडमिशन हुआ, उसके बाद MD हुई। MD के बाद मेरे पास मेरा मन, मैंने गवर्नमेंट नौकरी ज्वाइन कर ली थी। मैंने उस दौरान 4 फॉर्मेट में नौकरियां करी। HCMS करी, मेरा मन नहीं किया, मैंने छोड़ दी। उन दिनों में मैंने अडोक की नौकरी करी HCMS की, वो मेरा मन नहीं हुआ, मैंने छोड़ दी। कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी थी एक मेरी सिविल हॉस्पिटल भिवानी में, वो मैंने कुछ दिन करी, बहुत अच्छे से करी, साल भर। उसके बाद फिर मेरे सरकारी अस्पताल में रोहतक में मेरे को कंसल्टेंसी मिल गई थी, मैंने वो छोड़ी। मेरा मन था कि मैं प्रैक्टिस में आऊँ, मुझे लोगों से जुड़ना था, मुझे मेहनत करनी थी। हालांकि हर फॉर्मेट में डॉक्टर मेहनत करता है अपने करियर में, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे प्राइवेट में हो। लेकिन जैसे आपने एक सामान्य परिवार से निकलकर और ये जी। चिकित्सा के क्षेत्र में आपने पढ़ाई की, तो काफ़ी वो खर्च आता है चिकित्सा क्षेत्र में जी। पढ़ाई करने में, जी। लेकिन आपने उस क्षेत्र में पढ़ाई की और MD तक किया, तो उसमें कितनी कठिनाइयाँ हैं उस देखिए, दौर में आई हैं? हमारा एक जॉइंट परिवार है और रहा है। आज भी हम 6 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ उनमें। जी। हम 6 भाई भी आज तक कहने को अलग अलग नहीं हुए। अभी हमारे बच्चे, मेरे भतीजे, मेरे अपने बच्चे या सब भाइयों के बच्चे आपस में ऐसे ही सोचते हैं जैसे मैं उनका चाचा हूँ, और मेरे बच्चे उनको अपने फादर, और वो भी बच्चे मुझे फादर की इज्जत देते हैं आज तक। जी। तो जहाँ तक कठिनाइयों का बात है, देखो कठिन समय होता है। मैं छोटा था, फादर एक्सपायर हो गए थे, लेकिन भाइयों ने मुझे कभी बाप याद आने दिया नहीं है। जी। मेरी जो भाई नौकरी करते थे, तो मेरी जो फीस होती थी वो समय से पहले पहुंच जाती थी, कभी उन्होंने 2 तारीख नहीं होने दी उसमें। शायद मेरे फादर होते तो हो सकता है वो 3 तारीख कर देते, या वो भी 30 तारीख को 1 तारीख को भेज देते। लेकिन मेरे भाइयों ने कभी ऐसा एहसास होने दिया नहीं मेरे को कि मेरे फादर का साया मेरे सर पे नहीं है। आज भी मेरे को, चाहे मैं प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हूँ, भगवान की दया से सब चीज़ें वेल ऑफ हो गई हैं, सारे भाइयों के पास भी उसी तरीके से हैं, लेकिन मुझे आज भी उसी तरीके से महसूस कराते हैं जैसे, और मुझे भी महसूस होता है कि मेरे भाई कम है, मेरे फादर की फिगर में ये लोग ज़्यादा हैं। जी। लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब में जाकर सेटल हो सकते थे, लेकिन उसके बावजूद आपने प्राइवेट प्रैक्टिस को चुना, और गोहाना जैसे क्षेत्र में लगातार आप जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाने की सोचते हैं लोग, लेकिन आपने गोहाना क्षेत्र को, अपने गृह क्षेत्र को ही चुना, और लगातार आप यही हैं। जी। मुझे बिल्कुल मेरे दिमाग में बहुत ही स्पष्ट था ये। मेरे पास 2 ऑप्शन थे प्रैक्टिस करने के लिए, 2 ऑप्शन रखे गए थे मेरे परिवार की तरफ से, या तो मैं भिवानी प्रैक्टिस करता या मैं गोहाना करता। बट एट द एंड ऑफ द डे आई रियलाइज कि मुझे अपने एरिया में, जिस एरिया में मैं पैदा हुआ हूँ, तो मुझे उस क्षेत्र में ही काम करना है, और मेरे दिमाग में कभी दूसरी बात आई नहीं। मैं बिल्कुल जैसे ही नौकरी छोड़ी रोहतक मेडिकल कॉलेज की, मैं सीधा प्रैक्टिस में आ गया, और मैंने गोहाना चूज करा। उससे पहले मेरे गोहाना के चक्कर भी बहुत कम लगे थे, मैं यहाँ बहुत कम लोगों को जानता था जी। लेकिन इतना प्यार मिला यहाँ लोगों को, मैं मतलब अब तो मेरा घर ही है गोहाना, इतने सालों से है, तो हम सब का ही घर है। आप भी उन्हीं दिनों में गोहाना शिफ्ट होंगे गांव से। उस मिलनसार रवैये के कारण और जो आप लोगों का प्यार आपके साथ था, उसके कारण आप बीच में राजनीतिक पार्टियों में भी शामिल हुए, चुनाव भी आपने लड़ा, तो आप उस दौर को किस तरीके से देखते? देखिए, मैं बिल्कुल एक स्पष्ट मेरे दिमाग में है कि हमारी एवरेज लाइफ किसी भी आदमी की अपने देश में लगभग 70 साल के करीब, 68-70 साल आजकल, पहले जो 50, 55, 56 साल होती थी वो बढ़कर 70-68 साल हो गई आज के दिन। मेरा ये मानना है कि हमारे पास जो करने का कर्म क्षेत्र है वो यही टाइम है जब तक हमारी सांस है। हम इसी जीवन में जीते जी जो भी काम करके जाएंगे, हमें इस जीवन में कर लेंगे हम लोग, और इसी जीवन में कर लेना चाहिए। चिकित्सा क्षेत्र अगले जैसे जन्म में, जैसे पुनर्जन्म की बात करें, कोई भी बात करें, वो भविष्य की बातें होती है। तो मेरा मानना ये रहता है कि यही हमारा कर्म जो जीवन है, यही हमारी कर्म स्थली है। तो हमें इसी टाइम पर, हमारा मन राजनीति करने को करता है करें, हमारा मन बहुत मेहनत करने को करता है करें, हमारा मन सामाजिक सरोकार से जुड़ने का है तो हम जुड़ें। अपने दिमाग में कोई कसक ये नहीं छोड़ें कि हमने ज़िंदगी में पैदा होकर ये काम करना चाहिए था सामाजिक सरोकारों के लिए, और वो काम नहीं किया। इसलिए मेरा मन हुआ राजनीति में आने का। लोग बातें करते रहते, हम चुनाव लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, मेरा मन हुआ तो मैंने लड़ लिया। परिणाम जैसी पार्टी रही है उस टाइम पे, जैसी परिस्थितियाँ थी, परिणाम भी वैसे रहे हैं
क्या पता समय कभी और अच्छे परिणाम किसी तरीके से दे देते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में काम करते करते, वैसे तो इस चिकित्सा क्षेत्र में समय ही नहीं होता है, लेकिन आप कवि के रूप में भी सामने आए, उसमें सफल रहे, और आप एक लेखक के रूप में भी सामने आए। आपने कई बुक्स वगैरह जो है अपने अनुभव उसमें साझा किए हैं, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। वो कैसे समय मेरा, क्योंकि मैं 8वीं क्लास से, मेरी पहली कविता जब मैं 8वीं क्लास में था, जब छपी थी अखबार में, उन दिनों में अखबार में बहुत कम चीज़ें छपती थी जी। मेरा लेखन में रुचि रहती है। मैं काव्य, बेसिकली काव्य धारा से, काव्य विधा से जुड़ा रहता हूँ। बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, मैंने बहुत सारे मंचों से कविताएं पढ़ी। बहुत कवियों की जो मेरी मंडली है, जो मेरे कवि परिवार के लोग हैं, वो भी बहुत सारे मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। और हम, जैसे आपको मालूम है, आसपास के क्षेत्र में जब भी मुझे चिकित्सा के समय से टाइम में बचा सकता हूँ तो मैं कविता के मंच पर जाता हूँ। और किताबें हैं, मेरा एक मन हुआ कि मैं किताब लिखूं। सफलता के सूत्र मैंने किताब लिखी, जो 6ठी क्लास से लेकर 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल किताब है, बहुत अच्छी। तो मैंने वो लिखी। एक मेडिकल फील्ड की अगर मैं बात करता हूँ, हमारा ईसीजी एक बड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक रहता है, कम लोग समझते हैं। तो बेसिक्स ऑफ ईसीजी बाय गजराज कौशिक, जो आज के दिन अमेजोन पे बेस्ट सेलर किताब है, वो भी मैंने लिखी, बहुत थोड़े समय में लिखी, और वो किताब लोग अच्छे से पढ़ते हैं उसको। गोहाना के लिए गर्व की बात है, आपने किताब लिखी और आज बेस्ट सेलर के रूप में वो और मैं, हाँ, और मैं एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूँ जी। हमारा मन हुआ कि हम लोगों को और मोटिवेट करें। हम लोगों की, मैंने किसी और चैनल पे भी बताया था जी। अभी एक हमारी बिल्कुल फुल फ्लेज 2.25 घंटे की फिल्म आने लग रही है। अच्छा जी। हाँ, उसका, जिसका नाम हम लोगों ने धावक रखा है। उसमें कभी बाद में जब वो रिलीज हो जाएगी तो चर्चा करेंगे। वो भी एक बहुत ही मोटिवेशनल मूवी है कि कोई बच्चा गरीब परिवार से निकलकर और अपनी मेहनत से अपनी सफलता के परचम को छूता है, सफलता के झंडे को लहराता है। वो उस फिल्म का उद्देश्य है, और उद्देश्य यही है कि समाज के लोग उससे कुछ सीखें। अनुभव और आपकी एज के अनुसार ठीक है कि आपने आज एक मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन फिर भी आपके अंदर का एक युवा बार बार जागृत होता रहता है। आप कई बार कहते हैं कि मुझे कोई नए मुद्दे के साथ समाज को जागृत करना है। तेजवीर जी, इस मुद्दे के साथ मैं आगे आना चाहता हूँ। इस तरीके की बातें आपके अंदर से निकलती हैं, बहुत सारी, कहाँ से आती है? क्योंकि देखिए, बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं, बहुत ज्वलंत मुद्दे हमारे देश में ऐसे हैं जिनके लिए लगता है कि हमें काम करना चाहिए। जैसे किसी भी विषय को अगर हम ले लें, बेरोजगारी की बात को ले लें, आज के दिन हमारे क्षेत्र में जो ये बेसिकली एक जो पर्यावरण खराब हुआ है, ख़ास तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि मतलब इसमें मैं किसी को वृक्षों की कटाई दोषी भी नहीं देना चाहता। पर्यावरण की आप बात ले लीजिए, आप हमारे जो यहाँ पर माहौल चला हुआ है आज के दिन, ये कुछ जगह पर किसी को फिरौतियाँ हैं, आपराधिक घटनाएं जो इतनी ज़्यादा हो रही हैं, आज के दिन हमारे अखबार ऐसे महसूस हो रहे हैं जो 20-25 साल पहले कभी यूपी के अखबार हुआ करते, आज के दिन वो हमारे अखबार हो रहे हैं। तो बहुत बार लगता है जब आपके साथ बैठते हैं, या जैसे भी उन लोगों के साथ जो सामाजिक सरोकार से जुड़े लोग हैं, उनके साथ मैं अक्सर चर्चा करता हूँ। मैं ये चर्चाएं तो नहीं करते हमने आज ये खाया है, आज ये पिया है, आज ये पहना है, हम उन मुद्दों पर चर्चा आमतौर पर नहीं करते। आपने भी देखा होगा कितनी बार मिलते हैं, जैसे आप बता रहे थे, हम इसी मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि कौन सा ऐसा विषय हम लें लोगों के सामने जिससे हम समाज को और दिशा दे सकें। ऐसे भटके हुए युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो समाज को एक मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं लोग, उनको भी इस तरह की धमकियां मिल जाती हैं? देखिए, जो भटका हुआ यूथ है, एक स्टडी है अभी, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भटका हुआ यूथ नॉर्दर्न इंडिया का यूथ है जी। नॉर्दर्न इंडिया में भी हमारे एरिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और इसका वजह चाहे कुछ भी हो, लोगों को अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, हम बच्चों को प्रॉपर तरीके से संस्कार की बातें करें, और जो हमारी पहले चौपाल जमा करती बुजुर्गों के साथ बैठकर, माताओं के साथ बैठकर और परिवार के लोग इकट्ठे बैठकर आप एक दूसरे की चर्चाएं करते थे, कहीं ना कहीं पे वो कमी मुझे महसूस होती है। लेकिन आज जिस प्रकार से आपका कवि हृदय है, तो इस माहौल पर आपने कोई 2 शब्द तो जरूर लिखे होंगे। देखिए, मैं हमारे सामने बिल्कुल मैं छोटी सी बातें बताता हूँ। देखो, संस्कार की विज्ञान हमारे देश में बहुत बड़ी विज्ञान है, जो वर्ल्ड में किसी भी देश के पास यह संस्कार की विज्ञान का खजाना नहीं है जी। और मेरा मानना यह है कि संस्कार की विज्ञान की जो सबसे बड़ी वैज्ञानिक है, चाहे वो बिना पढ़ी वैज्ञानिक हो, वो माँ है। और हम लोगों ने जब से माँ की बातों पर, माँ की शिक्षाओं पर चलना बंद कर दिया, कहीं ना कहीं पे हम बेटे और बेटियां सब डिस्टर्ब हो गए हैं। मैं बोलता हूँ कि जैसे आजकल ये जो है ना, संस्कार की बातें करते हैं, हम पाश्चात्य की बातें करते हैं, तो मैं कई बार एक लाइन बोलता हूँ, बहुत मेरे किसी कवि साथी की लाइन है कि माँ की मेहनत की चक्की से ऊपर का पाठ चलता था,
जी जब माँ चक्की चलाती थी, क्या बहुत मेहनत करती थी, माँ की मेहनत की चक्की से ऊपर का पार्ट चलता था, जी खुशियाँ बहुत हुआ करती, घर विराट चलता था। भरण पोषण करने वाला जब से नीचे का पार्ट हो गया, जो बिजली की चक्की चलती है, आपने देखा होगा इनका नीचे का पार्ट घूमता है। जी माँ घुमाती थी चक्की तो ऊपर का पार्ट घूमता था। तो माँ की मेहनत की चक्की से ऊपर का पार्ट चलता था, खुशियाँ बहुत हुआ करती, घर विराट चलता था। क्या बात, भरण पोषण करने वाला जब से नीचे का पार्ट हो गया, परिवार सब बिखर गया, सब 12 बाट हो गया। क्या बात है परिवार डॉक्टर सब बिखर गया जब 12 बाट हो गया। और एक चीज और आ गई है साहब। जी समाज में ना, हम लोग लालची हो गए हैं कहीं ना कहीं पे ना, जी हम व्यक्तिगत हो गए हैं, हम न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं। जी जी जो हम एक जॉइंट परिवारों के रिश्ते होते थे, जॉइंट परिवारों के फायदे होते थे, और उनसे जो चीजें संस्कार की चीजें चलती थी वो आजकल नहीं है। नहीं, तो एक वहां पर भी कहीं 4 पंक्तियां मेरी लिखी हैं कि संस्कारी देश में नए विचार आ गए, पाश्चात्य की दौड़ में हम रीति रिवाज भुला गए। 24 इंच की दीवार थी वो 4.5 इंच की रह गई, भाईचारा बेचती और सारी कम खा गए। जी अब सेक्टरों में देखोगे 9-9 इंच की दीवार हैं, वो आधी आधी हिस्से आती है, आधी 4.5 इंच पड़ोसी के, 4.5 इंच अपने। जी गांव का माहौल अगर देखोगे तो कच्ची दीवारें होती थी, कच्ची 24-24 इंच की, जी 3-3 घरों की कड़ी उस पर टिकी होती थी, छतें उस पर टिकी होती थी, और कभी हमने झगड़े होते नहीं देखे। और आजकल बहुत सारे पड़ोसी सेक्टर्स में ऐसे होते हैं कि उस 4.5 इंच की दीवार पे भी हम लोगों का झगड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं जो है ना, जी बहुत अच्छा मैसेज आपने डॉक्टर साहब और दिया। मैं क्योंकि जी, मैं बोलने लगा हूं तो मैं और 2 लाइनें बताता जी हूँ जी आपको जी कि बहुत अच्छा। बच्चों से भी मैं आजकल कहना चाहता हूँ कि बच्चे आजकल जो है ना, जो पाश्चात्य में भाग रहे हैं, जी उनके लिए भी है कि इन आजकल की पाश्चात्य की चीजों को उछलते कूदते देखकर इन बच्चों को मेरा मन ऊब गया। क्या बात, हमने सूरज से भी कुछ नहीं सीखा। देखने वाली बात है कि सूरज पश्चिम में उगा, सूरज पूर्व में उगा तो बढ़ा, जैसे ही पश्चिम में गया तो डूब गया। क्या तो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी संस्कृति को पाश्चात्य से जोड़ कर रखेंगे, हमारे संस्कारों का जो सूरज है वो कहीं ना कहीं पर जरूर विचलित होकर डूब जाएगा। तो ये हमें संभालने की जरूरत है। जी आपने चिकित्सा के साथ साथ जो है आपने संस्कारों की बात की, तो आपने शिक्षा क्षेत्र में भी कदम रखा है। तो वहाँ पर आप बच्चों को जो है चिकित्सा क्षेत्र में प्रांगत करने के साथ साथ आप उनको संस्कारित भी करने के लिए लगे हुए हैं। ये कदम कब से आपके दिमाग में आया? देखिए 2013 से हमारा ये नर्सिंग स्कूल चल रहा है। जी आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल से आपको जानकर हैरानी होगी, हम जब भी बच्चों की क्लास में जाते हैं तो मैं सबसे पहले ये सवाल पूछता हूँ कि बेटे अपने कॉलेज का कोई बच्चा जो नौकरी के बिना रहता हो, चाहे वो प्राइवेट संस्थाएं हैं चाहे वो सरकारी संस्थाएं, कहीं ना कहीं पर कोई बच्चा काम करता हो, अगर कोई नहीं करता तो हमें बताओ, कहीं ना कहीं पर उस बच्चे को एडजस्ट कराएंगे। दूसरी बात जो हम ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि यहाँ साथ में हॉस्पिटल है, जी बच्चा पहले दिन से पेशेंट्स की बात सीखता है। कम से कम जो बच्चा नर्सिंग की ट्रेनिंग करके जाता है वो इतना तो ट्रेंड जरूर हो कि उसकी गली में, उसके परिवार में, उसके आस पड़ोस में कोई इमरजेंसी हो जाए, मान लो किसी बस में जा रहे हैं, किसी फ्लाइट में जा रहे हैं, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो मेरे यहाँ से पास हुआ बच्चा इतना कैपेबल जरूर हो कि उसका बीपी मेजर करे, उसके फर्स्ट एड को देने के काबिल बच्चा हो। ये बेसिकली हमारा उद्देश्य है। और संस्कारों की बात है जो हम समय समय पर उन बच्चों के लिए सेमिनार आयोजित करते हैं और उनको बताते रहते हैं कि पारिवारिक परंपराओं का, संस्कारों का क्या महत्व है, और बहुत बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं। जी आपने एक स्वार्थ की बात की बीच में, तो वो स्वार्थ की बात अगर करें तो वो आपके चिकित्सा क्षेत्र में जो डॉक्टर्स हैं वहाँ भी कई बार हमें देखने को मिलता है। आम जो पेशेंट्स हैं वो कहते हैं कि भी हमारा पेशेंट जो है ना डेड बॉडी हो गई थी लेकिन उसके बावजूद भी 2 दिन तक रखा, और बहुत सारी चीज़ आयुष्मान योजना के तहत भी इलाज कई बार नहीं किया जाता है। मतलब इस तरह के जो सवाल खड़े होते हैं, आप क्योंकि अनुभवी हैं और इस क्षेत्र में प्रांगत हैं, तो क्या कहेंगे आप इस? देखिए हर फील्ड में हर तरीके की घटनाओं कई बार हो जाती होती हैं, पर कहीं ना कहीं पर प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कोई भी कह देता है कि डॉक्टर ने कमीशन की दवाई लिख दी। जी बिल्कुल एक, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं तो मैं एक विषय पर आता हूँ कि मान लो किसी ने कह दिया कि किसी डॉक्टर ने कमीशन की दवाई लिख दी। जी मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ, ना तो किसी डॉक्टर की फैक्ट्री है जो लिख रहा है दवाई, जी रेट निर्धारित करने का भी किसी डॉक्टर का अधिकार नहीं है। जी मान लो किसी दवाई में मैन्युफैक्चरिंग में 5 रुपये लगते हैं और उसका MRP आप 60 रुपये रखते हो, जी तो जो बीच के जो 55 रुपये है ना, जी वो बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, मैंने पहले भी एक आध मंच पे कहा जी, कि MRP पर खास तौर पे कंट्रोल रखा जाए, जी। सो दैट कोई भी दवाई किसी मरीज को, किसी गरीब आदमी को सस्ते दामों में पहुंच सके। जी जी सामान्य परिवार से निकले थे आप, आपने जी। एक सपना देखा था, जी। इसलिए प्राइवेट क्षेत्र में आपने अपने जी। आप को खपाया जी। और आज एक अच्छे मुकाम पे भी है। जी। क्या सपना साकार कर पाए?
मैं सच में ये पूछूं कि अगर सपना साकार करने की बात है, जी जहाँ तक मेरा अपना प्रैक्टिस का, अगर मैं एज ए डॉक्टर बात करता हूँ, लगभग 20 लाख से ऊपर मैंने पेशेंट देख लिए और इस शहर में 2.5 लाख से ज़्यादा मैंने इमरजेंसी देख ली है। क्या बात। और आप शायद मेरे अगले सेंटेंस को बिलीव करोगे तो आपकी आंखें भी खुलेंगी। जी जी पिछले 22-23 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ यहाँ पर, जी और 2.5 लाख डेथ में से अब तक टोटल अस्पताल में लगभग 200 के से ऊपर, थोड़ी सी ऊपर डेथ हुई होंगी, जी जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। बहुत और बड़ी उन 200 सवा 200 परिवारों में से 80% 90% परिवार अब भी मेरे परिवार के जैसे परिवार हैं। जी मतलब इसका ये है कि हम लोगों ने उस मरीज के लिए आखिरी टाइम तक बहुत मेहनत की होगी। जी देखिए, चिकित्सक जो है जी और साइंस सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, जी आपको जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो दे सकते हैं। ना तो किसी डॉक्टर से ये हो पाया कि किसी को किसी में सांस डाल दे। हम सांसों के ही जो है ना बूटी लगा सकते हैं। टूटी के बूटी जैसे लिखा हुआ ना, वो कहीं लगती भी नहीं है, जी वो ऊपर वाले के हाथ में होता है। जी हम सुबह उठते ही भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, जी सबको स्वस्थ रखना, किसी को बीमार मत करना, और कोई बीमार होकर जिसको मेरा हाथ लगवा दे, मेरे हाथ में इतनी सफ़ा देना कि वो मरीज ठीक हो जाए। हमारी सुबह की प्रार्थना ये होती है। गजराज हॉस्पिटल एक वट वृक्ष बन चुका है आज के दिन, और उसकी शाखाएं करनाल और दूसरी जगह भी हमें जी। प्रसारित होती दिखाई देती जी। हैं। तो क्या सुविधाएं वहां पर उन लोगों को भी मिल रही हैं? देखिए, बेसिकली गजराज हॉस्पिटल गोहाना 100 बेड यूनिट है, NABH अप्रूव्ड यूनिट है। जी यहाँ हम HB से लेकर MRI तक सब टेस्ट करते हैं, और आसपास के सब क्षेत्रों से मैं ये दावा करता हूँ कि हमारा ट्रीटमेंट और हमारा रेट्स जो है ना, आसपास के सब क्षेत्रों से जहाँ इतनी सुविधाएं हैं किसी हॉस्पिटल में, उनमें सबसे कम है। जो दूसरी बात, जहाँ तक करनाल की बात कही है, करनाल भी हमारी एक यूनिट है गजराज हॉस्पिटल के नाम से, जी और वो यूनिट भी सुपर स्पेशलिटी यूनिट है। जी जो सुपर स्पेशलिटी का काम गोहाना में नहीं कर पा रहे, मेरा सपना एक था कि एकेडमिकल भी हम बहुत और अच्छा काम करें, तो हमने उस उद्देश्य को लेकर, ताकि रीजनेबल रेट्स पर हम सुपर स्पेशलिटी की सेवाएं दे पाएँ, वो हमने करनाल में शुरू किया है। और एक छोटी सी जानकारी और है जी कि मेरे जो पैतृक गांव है, रिठाल मेरा पैतृक गांव है, जी जी जिस गांव की मिट्टी को खाकर हम लोग बड़े हुए और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसके प्रति कृतज्ञता निभाते हुए जी मेरे फादर साहब के नाम से एक लाइब्रेरी मैंने 75 बच्चों के लिए शुरू की है। क्या बात। और एक गांव में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है जो भी अगले महीने शुरू हो जाएगा, बनकर तैयार हो गया है। जी जी तो उसका उद्देश्य ये है कि जो लोग जी दूर जाते हैं, बच्चे, मेरे गांव के 200-250 बच्चे कोचिंग के लिए जो है वो रोहतक पहुंचते हैं और शहरों में जाते हैं, तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको वहाँ पढ़ने का अच्छा माहौल दें, और वो बिल्कुल कम से कम रीजनेबल रेट्स में दें। तो एक वो उद्देश्य से भी रखा है। और मुझे प्रेरणा मिली मेरी सासू माता से इस चीज़ की। अच्छा। वो पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा। उनका पैतृक गांव बामला है। उन्होंने बामला में, आपको बामला का होगा, उन दिनों में शोर शराबा रहता था, झगड़े होते थे आपस में, तो उन्होंने बामला में एक 50 बच्चों की लाइब्रेरी शुरू करी जी। और वो जो है, मैं आपको बताता हूँ, जानकर बहुत खुशी मुझे हो रही है और गर्व भी मुझे हो रहा है। आप भी, सब लोग भी खुश होंगे जी। उन 50 बच्चों में से 15 और 16 बच्चों का भी जो पीछे जॉब्स आई उनमें सिलेक्शन हुआ है। क्या बात। तो वो एक बेसिकली अनपढ़ मैं उनको नहीं कहूँगा, भविष्य निर्माण हो गया। यस, उन बच्चों का भविष्य निर्माण करवाया। और जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है, जी। सामाजिक सरोकार से जुड़ना, उनका देखना, उनके 78 साल की एज है, वो भी उस लाइब्रेरी को संभालती हैं और मेरे को कहती हैं कई बार मजाक में कि गजराज में तेरे जितनी पढ़ी होती तो मैं यूनिवर्सिटी चला देती बच्चों के लिए। ये उनका विजन है भी। तो ऐसे ऐसे लोगों से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। क्या बात है। देखिए, आपने एक मुकाम स्थापित कर दिया है, बच्चे भी आपने MBBS शायद बना दिए हैं। आगे हम किस तरीके से डॉक्टर गजराज को देखने वाले हैं? एक कवि के रूप में, एक चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के रूप में, या किसी और अन्य क्षेत्र? जैसे भी समाज के लोगों का बेसिकली मेरे प्रति स्नेह जैसा मुझे मिलता है, चिकित्सा क्षेत्र चिकित्सा मेरा पेशा है। इसको मैं ज़िंदगी भर, जब तक मेरी सांसें, छोड़ने वाला नहीं हूँ। जी। पोइट्री मेरी रुचि है। कोई आदमी अपनी रुचि को कैसे छोड़ सकता है? राजनीति का विषय ये रहता है कि राजनीति आज के दिन, अगर मैं सही शब्द इस्तेमाल करूं, तो राजनीति एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड फिनोमेना हो गया आजकल। जैसे नेता आज ये पार्टी है, कल दूसरी पार्टी है, परसों वो पार्टी, ऐसा हम लोगों से शायद हो नहीं पाता है। तो हम तो अपनी जगह पर हैं और आज के दिन तो पेशेंट पार्टी में है। कभी कोई इस तरीके की व्यवस्था आती है तो देखते हैं, नहीं तो अपनी पेशेंटों की पार्टी हमारी बहुत मजबूत है। हमारे कवि मंडली हमारी बहुत मजबूत है।
भगवान ने मस्तिष्क में जो लेखनी में जो हमारी में एक सहृदयता दी है, हम उसको जीवित रखना चाहते हैं और यही बेसिकली भविष्य का हमारे दर्शकों सपना को है। आप अपने प्रेरक शब्दों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? बेसिकली एक चीज़ पे कंट्रोल करें, बहुत ज़्यादा जो इच्छाएं हैं उन पे कंट्रोल करें। मेरी कहीं किताब में लिखी हुई है, 4 लाने के लालच की देवी माथे पे चढ़ जाती है। बात यही है, जो दोष जीवन में मर जाती है। हम सब 2 रोटी की तमन्ना लेकर पैदा होते हैं, जैसे ही पेट भरता है भूख बढ़ जाती है। जी। तो आप अपनी इच्छाओं को, अपने भूख को कंट्रोल करिए। अगर आप समृद्ध हो गए हैं तो बैक टू द सोसाइटी जाइए। सोसाइटी के जिस सोसाइटी से ने आपको सब कुछ दिया है, आप उस सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ देने की कोशिश कीजिए। और ये मत सोचिए कि मुझे अपनी 7 पीढ़ी का इंतजाम करके जाना है, क्योंकि वो शेर के बच्चों को अगर आप पिंजरे में रोक देते हो ना और उनको खाना देते हो तो वो जो उनके नाखून है ना वो मजबूत नहीं रहते। जी। तो अपने बच्चों को भी उड़ान देने का उड़ान के लिए आसमान दीजिए, उनको भी कुछ करने का मौका दीजिए। आने वाली पीढ़ी को भी मेहनत करने के लिए प्रेरित कीजिए। और ये हर परिवार को और हर पेरेंट्स को करना चाहिए। संभालना उनको अलग बात है, लेकिन उनको प्रेरणा देनी चाहिए। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा, हमने डॉक्टर गजराज रूपी इस किताब के कुछ पन्ने पलटने का प्रयास किया। समय हमारे पास कम था, इसलिए अभी हम और बहुत सारी चीज़ें इनसे जाननी थी, वो नहीं जान पाए। वो अगले इंटरव्यू में, अगले साक्षात्कार में इनसे जानेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हमारे समाज को, हमारे युवाओं को, हमारे समाज को एक प्रेरक जो है संदेश दिया। काफ़ी कुछ इनसे हमने जानने का प्रयास किया। कटु सवाल भी इनसे किए, इनके पेशे के बारे में भी किए, चिकित्सा क्षेत्र के बारे में भी किए। लेकिन ये हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, बने रहेंगे। और यही भगवान से उम्मीद करते हैं इनकी दीर्घायु आयु बनी रहे और ये स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से समाज के प्रति अपने जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करते रहें। जगत महान न्यूज़ के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह, नमस्कार। थैंक यू सो मच।